नमस्कार दोस्तों। यूनियन बजट 2025-26 1 फरवरी को सुनाया गया और कुछ लोगों को वो गीत की तरह महसूस हुआ क्योंकि कुछ टैक्सेशन रिलेटेड बातचीत हुई थी। बट मुझे आज इसके बारे में बात नहीं करनी है। मुझे बात करनी है कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव की कि हमारे हर साल बजट आता ही क्यों है, हम ऐसा करते क्यों है कि बजट पास करना है। हम इन क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे। उनसे पहले आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताने की कोशिश करें। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, बजटरी साइकिल इन इंडिया। इसके बारे में आपसे 3 स्टेटमेंट्स पूछी हैं और आपसे करेक्ट स्टेटमेंट बताने के लिए कहा गया है। चाहे तो पॉज कर लीजिए स्क्रीन और अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि इसका आंसर रिवील करूंगा आफ्टर वी डिस्कस द एंटायर कॉन्सेप्ट। उससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, एक छोटा सा रिमाइंडर देना चाहता हूं। आज से एनवायरनमेंट और ज्योग्राफी दोनों इंडिविजुअल क्रैश कोर्सेज जो हैं हमारे स्टार्ट हो रहे हैं। प्रीलिम्स 2025 को ध्यान में रखते हुए ये कोर्स क्यूरेट किए गए हैं और एक्सपर्ट के द्वारा डिलीवर किए जाएंगे। साथ ही साथ आपको हर एक सब्जेक्ट में इंडिविजुअल कोर्स सेलेक्ट करने की अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। नंबर यहां से हमें कॉल करके पूछ सकते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल से पहले मैं एक ब्रीफ आउटलाइन देना चाहूंगा कि हमारे बजटरी प्रोसेस में क्या स्टेजेस होते हैं। सबसे पहले तो बजटरी प्रोसेस का पहला स्टेज होता है प्रेजेंटेशन ऑफ द बजट, बजट को प्रेजेंट करना। फिर दूसरा स्टेज आता है जनरल डिस्कशन। जनरल डिस्कशन ओवरऑल बजट के या इकोनॉमी के ऊपर किया जा सकता है। अगले 3 से 4 दिन जब आप पार्लियामेंट के अंदर सेशन होता हुआ देखेंगे तो उसमें 2 मुद्दों पे बात होगी। एक मोशन ऑफ थैंक्स के ऊपर डिबेट होगी और दूसरा जनरल डिस्कशन ऑफ बजट, इसके ऊपर बात होगी। तीसरा स्टेप होता है कि इन बजट को कमिटीज के पास भेज दिया जाता है, डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज के पास, जहां पे इन पे डिटेल्ड स्क्रूटनी होती है। फिर चौथा स्टेप होता है डिमांड फॉर ग्रांट्स, जिसके बारे में आज हम बात भी करने वाले हैं, क्योंकि मैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स बताने वाला हूं जो इन स्टेप्स के बारे में बताते हैं या नहीं भी बताते हैं। Some of these steps are not constitutionally mandated, but still they happen due to convention. पांचवा कदम होता है कि सर आप अप्रोप्रिएशन बिल पे साइन करवा लो, अप्रोप्रिएशन बिल पे साइन करवा लो। और छठा कदम होता है कि आप फाइनेंस बिल पे साइन करवा लो। इसके बाद जब ये बिल पास हो जाता है तो बजट का प्रक्रिया प्रोसेस खत्म हो जाता है। आज हम बजट की प्रोसेस से पहले कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला बजट आता इसलिए है क्योंकि आर्टिकल 112 में कहा गया है कि आपको एएफएस यानी कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट संवैधानिक तौर पे पार्लियामेंट में रखनी पड़ेगी और ये प्रेसिडेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। बट एज यू नो प्रेसिडेंट खुद कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं करते हैं। एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स के तहत आर्टिकल 77 जो हमारे संविधान में कहता है कि प्रेसिडेंट अपने तरीके से डिसाइड कर सकते हैं कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे निभाएंगे। एंड इसकी वजह से उन्होंने एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स बनाया, जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर को यह जिम्मेदारी दे दी गई है कि वो बजट प्रस्तुत करेंगे। कमेंट्स में मुझे बताओ कि फाइनेंस मिनिस्ट्री का कौन सा डिपार्टमेंट बजट बनाता है। अब आपको बजट में या एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या चाहिए? स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड रिसीप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट फॉर दैट ईयर। इसकी इतनी ही रिक्वायरमेंट है कि एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर और एस्टिमेटेड रिसीप्ट कितना होगा। इसको एएफएस कहा जाता है। इसका मतलब बजट जैसा कुछ भी संविधान में लिखा नहीं हुआ है। फिर इसके बाद इसी आर्टिकल में लिखा है कि इस पर्टिकुलर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 2 चीजों का ध्यान रखना है। एक, आपने चार्ज्ड एक्सपेंडिचर अलग से दिखाना है। चार्ज्ड एक्सपेंडिचर और एक्सपेंडिचर चार्ज्ड अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इस पे मैं अभी आऊंगा, बट इसके बारे में समझो। चार्ज्ड एक्सपेंडिचर अलग से दिखाना है और अदर एक्सपेंडिचर अलग से दिखाना है, कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड है। दूसरा, आपने रेवेन्यू अकाउंट अलग दिखाना है और कैपिटल अकाउंट अलग दिखाना है। रेवेन्यू अकाउंट यानी रेवेन्यू रिसीप्ट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और इसके अलावा जो बाकी चीजें उसको कैपिटल बोल देते हैं, तो कैपिटल रिसीप्ट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू और कैपिटल अलग दिखाना है, संविधान बोल रहा है। चार्ज्ड और नॉन चार्ज्ड एक्सपेंडिचर अलग दिखाना है, संविधान बोल रहा है। अब ये चार्ज्ड एक्सपेंडिचर होता क्या है? बेसिकली चार्ज्ड एक्सपेंडिचर जो आर्टिकल 112 में ही बताया गया है वो ये है कि इस पर्टिकुलर सेट ऑफ अमाउंट पे, मान लो ये 10,000 करोड़ है ना, इस अमाउंट को
वोट नहीं किया जाएगा। पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा के अंदर इस पे वोटिंग नहीं होगी, इस पे सिर्फ चर्चा होगी, डिस्कशन होगी। मोस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज जो होते हैं, उनकी जो सैलरीज होती है, अलाउंसेस होते हैं, पेंशन्स होते हैं, वो चार्ज होते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे। मेरा आपसे सवाल है, एक और बहुत सवाल पूछ रहा हूं, लेकिन आप आंसर दोगे तभी तो आपसे बात करने का मौका मिलेगा। क्या आपको पता है कि इलेक्शन कमिश्नर की सैलरीज चार्ज एक्सपेंडिचर में आती हैं या नहीं आती हैं? मुझे कमेंट में बताएं। अब आर्टिकल 112 में यही 13 में यह भी लिखा गया है दैट नो डिमांड फॉर ग्रांट शैल बी मेड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। इसका मतलब जब आप चार्ज एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो वो अलग से डिस्कस होगा और वो पास हो जाएगा जितना भी अमाउंट है। लेकिन जब बाकी डिमांड्स की बात होती है, यानी हर मंत्रालय, हर मिनिस्ट्री को कितना पैसा चाहिए खजाने में से, जब उसकी बात होती है, व्हेन दैट इज टॉक्ड अबाउट, तो उसको कहते हैं डिमांड फॉर ग्रांट्स। डिमांड फॉर ग्रांट्स को हाउस ऑफ द पीपल के सामने ही सबमिट किया जाएगा। ये कौन सा हाउस है सर? लोकसभा है। इसका मतलब डिमांड फॉर ग्रांट्स राज्यसभा से पास नहीं होंगी, ये सिर्फ लोकसभा से पास होंगी, ऐसा संविधान आपको लिख के दे रहा है। और यह भी कह रहा है कि प्रेसिडेंट का प्रायर रिकमेंडेशन आएगा व्हेनेवर अ डिमांड फॉर ग्रांट इज मेड। इसका मतलब है कि आमतौर पे जब डिमांड फॉर ग्रांट्स इकट्ठा होती हैं और प्रेसिडेंट के पास बिल बन के जाती हैं और प्रेसिडेंट को बोला जाता है इस पे हस्ताक्षर कर दीजिए, साइन कर दीजिए, तो वो मना नहीं करते हैं, क्योंकि उनकी प्रायर रिकमेंडेशन पे ही ये डिमांड फॉर ग्रांट्स आती हैं। अब हम अगर बात करते हैं अगले स्टेप की, पहला स्टेप क्या था? प्रेजेंट कर लिया बजट 112 में, फिर 113 में आपको बता दिया कि बाइफरकेशन कैसे होगी, डिमांड फॉर ग्रांट्स अलग और चार्ज एक्सपेंडिचर अलग। चार्ज एक्सपेंडिचर पे वोटिंग नहीं होगी, डिमांड फॉर ग्रांट्स पे वोटिंग हो जाएगी, है ना। अब इसका मतलब मैंने 2 स्टेप स्किप कर दिए हैं। पहला स्टेप जनरल डिस्कशन वाला, दूसरा स्टेप वेयर वी टॉक्ड अबाउट कमिटी स्टेज। तो इसका मतलब है कि कमिटी के पास भेजना ना भेजना संविधान ने नहीं बोला है ना, ना ही संविधान ने बोला है कि पहले जनरल डिस्कशन होगा। दैट हैज बीन डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ प्रोसीजर। ये सीधा चौथे स्टेप पे आ गया आर्टिकल 113 में, जो डिमांड फॉर ग्रांट्स की बात कर रहा है। अब पांचवा स्टेप क्या होता है? पांचवा स्टेप होता है अप्रोप्रिएशन बिल को पास कराना। आपने 2 टाइप के एक्सपेंडिचर दिखाए, एक चार्ज एक्सपेंडिचर जिसपे वोटिंग नहीं होगी, एक डिमांड फॉर ग्रांट्स जिसपे वोटिंग होगी, और कट मोशन भी मूव किए जा सकते हैं। अगर किसी को भाई साहब पता नहीं है कि कट मोशन क्या होता है, प्लीज जो लास्ट वीडियो मैंने डिस्कस किया था, लास्ट वीडियो आई हैव डिस्कस्ड कट मोशन फ्यू मिनट सीरीज के अंदर, वो देख लेना भाई साहब प्लीज। और अब इन दोनों को इकट्ठा किया जाता है, जो वो लोकसभा से पास हुई डिमांड फॉर ग्रांट्स हैं और जो आपके पास चार्ज एक्सपेंडिचर, उनको इकट्ठा किया जाता है और इसको बोला जाता है एप्रोप्रिएशन बिल। इसको क्या बोला जाता है सर? एप्रोप्रिएशन बिल बोल दिया जाता है। अब एप्रोप्रिएशन बिल को दोनों हाउसेस से पास कराना होता है। इकट्ठा कर दिया, पहले लोकसभा से पास हो गया, फिर राज्यसभा के पास गया। Appropriation bill for all practical purposes is a money bill. And I will tell you all this will connect to one major article which is not here. ये सब connect होगा लेकिन इधर से नहीं। अब देखो, subject to the provisions of 115 and 116, यानी आगे आने वाले जो आर्टिकल्स हैं, जो पैसा आप CFI यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से निकालने वाले हो, वो इस पर्टिकुलर आर्टिकल के द्वारा कानून पास करके ही निकाला जा सकता है। यानी जब आप कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से पैसा निकालने का काम करते हो, इसी को अप्रोप्रिएशन कहते हैं। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एप्रोप्रिएशन। तो 2 टाइप का पैसा है, एक चार्ज एक्सपेंडिचर, एक डिमांड फॉर ग्रांट, दोनों को इकट्ठा किया, एप्रोप्रिएशन बिल बनाया और आर्टिकल 114 के अंदर अंडर आर्टिकल 114 वी पास्ड एप्रोप्रिएशन बिल। तो अभी तक हमने 3 आर्टिकल देख रही है गाइस, 112 एएफएस, 113 चार्ज और डिमांड फॉर ग्रांट वाला और 114 एप्रोप्रिएशन बिल। इसके बाद आर्टिकल 115 और आर्टिकल 116 आपको अलग चीजें बताते हैं। ये 115 है भाई। They talk about different type of grants that can be asked after the budget has been passed. ये बजट के पास होने के बाद एडिशनल, एक्सेस,
सप्लीमेंट्री पैसा चाहिए, उसके बारे में बात करते हैं। आज मैं इसके बारे में बात नहीं करूंगा, बट अगले हफ्ते इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा ताकि आप इन टर्म्स का भी मतलब समझ सके। लेकिन आज हमने इतना याद रखना है कि संवैधानिक तौर पे, कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पे, ऑल दीज थ्री टर्म्स आर मेंशन्ड: सप्लीमेंट्री, एडिशनल एंड एक्सेस ग्रांट, and along with that vote on account, vote of credit and exceptional grant। तो 6 प्रकार की एडिशनल ग्रांट्स के बारे में बात हुई है। Although vote on account is a and vote of credit, these two are important। Again as I said, next week मैं डिस्कस करने वाला हूं थ्रेडबेयर इस चीज को कि ये दोनों में डिफरेंस क्या होता है। Now coming to finance bill, 6th step, छठा स्टेप क्या है बजट की प्रोसेस में? फाइनेंस बिल को पास करना। फाइनेंस बिल टॉक्स अबाउट द इनकम साइड ऑफ द बजट, पैसा कहां से आने वाला है, और पैसा कहां से आने वाला है उसका एक मेजर कंपोनेंट होता है टैक्स। और इस टैक्स को आप तभी चेंज कर सकते हो या अप्लाई कर सकते हो जब आप कानून पास करते हो। ये कहां बताया गया है? दिस हैज बीन टोल्ड इन आर्टिकल नंबर 265। इसलिए एक जंप मार के हमें आर्टिकल 265 पे जाना पड़ेगा। 265 कहता है दैट नो टैक्स शैल बी लेवीड और कलेक्टेड। लेवीड मतलब अप्लाई करना, कलेक्टेड मतलब पैसा इकट्ठा करना, एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। इसका मतलब आप अगर कोई टैक्स इंट्रोड्यूस करते हो, टैक्स के रेट्स को चेंज करते हो, तो आप सिर्फ और सिर्फ कानून के थ्रू ऐसा कर सकते हो। यू कैन ओनली डू इट बाय लॉ। 266 is nothing but telling you about two funds. One is Consolidated Fund of India, मतलब जिसमें से आप ये पैसा निकालने वाले हो सारा का सारा बजट के लिए, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है। और जिस फंड के अंदर भारत सरकार की सभी रेवेन्यूज का पैसा जाता है वो भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है। तो जितना भी ट्रेजरी बिल से पैसा बोरो किया, जितना भी लोन लेके पैसा बोरो किया, जितना भी लोन की रिपेमेंट गवर्नमेंट को वापस मिली है, जितना भी टैक्सेस का पैसा सेंटर का शेयर है, वो सारा का सारा पैसा जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से। दिस इज द वन जिसमें से अगर आप एक पैसा निकालते भी हैं और अगर इसमें पैसा डालते भी हैं, आपको कानून पास करना पड़ेगा। It is written here, and appropriation bill is a type of money bill. Same way, when money goes into the Consolidated Fund of India, that is also a kind of money bill, जिसकी परिभाषा आपको आर्टिकल 110 में मिल जाएगी। So Article 110 gives you definition of money bill, and Article 109 gives you how a money bill is different from रेगुलर बिल्स, बाकियों से अलग कैसे। इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा और उसमें डिस्कस करके बताऊंगा। लेकिन आज के लिए हमने आर्टिकल्स रिवाइज करने हैं। आर्टिकल 112 एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आर्टिकल 113 डिमांड फॉर ग्रांट्स एंड चार्ज एक्सपेंडिचर, आर्टिकल 114 114 क्या था? अप्रोप्रिएशन बिल था, आर्टिकल 115 सप्लीमेंट्री ग्रांट्स एटसेट्रा, आर्टिकल 116 वोट ऑन अकाउंट, वोट ऑन क्रेडिट, ठीक है, आर्टिकल 265 एंड आर्टिकल 266। दिस इज अ मैट्रिक्स ऑफ आर्टिकल्स दैट वी हैव कवर्ड टुडे। अब मत बोलना कि ये कंफ्यूजिंग है, हमने एक एक स्टेप करके इसको कवर किया है। ये सारे के सारे बजट से रिलेटेड है। और इसके साथ मैं अब आपसे आंसर की गुहार लगाता हूं कि क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए सर, सवाल का जवाब बता दीजिए। रिवील कर दूं, आंसर है बी। डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि जो मैंने पढ़ाया है उसमें से अब आपको सब कुछ ही पता लग गया होगा। तो इसी के साथ आज का सेशन होता है समाप्त। अगले हफ्ते आपसे दोबारा मिलेंगे और मुझे बताइए कि आपको इन दोनों में से कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए। नंबर 1 मनी बिल और फाइनेंस बिल, जो कि बहुत ही प्रचलित टॉपिक है, या आर्टिकल 115 और आर्टिकल 116 के बारे में डिटेल में सुनना चाहेंगे। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। धन्यवाद।